हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस थ्योरी पेपर ऑफ फिज़िक्स एंड ऑल्सो पीबीए ऑफ फिज़िक्स। मैंने सोचा था कि पहले अलग अलग कर लूँ, बट देन आई थॉट कि दोनों हो गए हैं तो एक साथ ही कर लेते हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्योरी पेपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस और कुछ को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ विल द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट बी अफेक्टेड व्हेन इट इज़ पुट इनटू लोअर ऑर्बिट closer to the earth, explain mathematically. The thing is we had to use the formula for it, और उससे हमने प्रूव करना था कि वेलोसिटी का रेडियस और हाइट के साथ क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है, एंड देन इफ़ वी डिक्रीज द हाइट तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली दिस फार्मूला, लेकिन इसके साथ r+h यूज़ होगा। सो जब हाइट कम होती है वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि इट बिकम्स क्लोजर टू द अर्थ रेडियस, एंड इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। तो जब हाइट कम होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसमें हमें बेसिकली ये एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और उसको सही से बता के ही ये इन्वर्स रिलेशन है और इसमें बताना था कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देन वी हैव द अदर क्वेश्चन इन विच दे आर आस्किंग अ बॉडी विद मास ऑफ 800 grams is attached to a spring executes SHM. The restoring force is 60 Newton when the displacement is 0.3 meter. Find out its angular frequency. Also find the magnitude of acceleration when the displacement is 12 centimeter. नीचे सारे formulas given है, इसी formulas में values put करनी थी। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना था, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपने सारी चीज़ें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी होती हैं। पुट इन द फार्मूला एंड यू गॉट योर आंसर। इट वाज दैट इजी। देन वी हैव हाउ इज द प्रेशर रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ गैस, ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास चैप्टर 2 से आया हुआ था और इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन सी थी, वो करनी थी और हमने बताना था कि प्रेशर और डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। देन वी हैव स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये चीज़ मैंने पहले बहुत बार बताई थी कि एप्लीकेशन यूजेस और कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में आई टोल्ड यू गाइस दिस, एंड इस पेपर में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस यूजेस और एग्जाम्पल्स आई हुई हैं कि शॉर्ट्स तो ऑलमोस्ट सारी ऐसी हैं। तो इसमें हमने बस कंडीशंस लिखनी थी। हमें 4 गिवन थी बुक में, आपने कोई भी 3 लिखनी थी क्योंकि 3 मार्क्स के। देन वी हैव हाउ डज रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन। अगेन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस गिवन थी। इन्होंने स्पेसिफिक करके एक एप्लीकेशन का पूछा है और उसी को आपने एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। देन ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ कैपेसिटर्स इन एनी 3 हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जिनमें से आप फैन लिख सकते थे, कैमरा का लिख सकते थे, एंड रेफ्रिजरेटर। ये तीनों हमारी बुक में भी गिवन थे और ये हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं। देन वी हैव व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर है ऑल्सो राइट्स इट्स एसआई यूनिट and the factors upon which it depends. So basically 1 mark for the definition, 1 for SI unit, and 1 for the factors on which it depends. Then on the other hand we have what will be the value of gravitational field strength G at 35,700 kilometers where a satellite is orbiting the earth. Again formula given है, आपने values put करनी है और value of G निकालनी है। Then what is meant by breaking radiation, also write the relation for minimum wavelength of X-ray. इस टॉपिक में clearly breaking radiation की definition और relation of minimum wavelength of X-rays given थे, वो दोनों चीज़ें लिखनी है बस। Then we have another numerical on the right side जिसमें हमें capacitive reactance find करनी थी। Again formula given है, values put करनी थी, आंसर आ जाता। Question number 6 is explain the role of atmosphere in maintaining climate balance. ये Earth's climate से आया हुआ है। Then we have what is meant by contrast in X-ray imaging. ये X-ray की applications में इसकी एक complete explanation थी, वो लिखनी थी। Then we have briefly describe pair inhalation. Also justify the conservation of energy momentum. एक मार्क है तीनों चीज़ों का। एक पेयर इनहेलेशन की हमारे पास डेफिनेशन, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम का एक मार्क है। देन वी हैव हाउ डज ओशन प्ले अ मेन रोल इन क्लाइमेट इनर्शिया। अगेन अर्थ क्लाइमेट से उसके बाद आ जाता है ब्रीफली डिस्कस 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। अगेन एप्लीकेशंस हैं। देन वी हैव व्हाई डज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव हायर रेजोल्यूशन देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में थी। उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन आ जाता है हाउ इज़ द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर उसमें बताना है कि डिस्कस बोथ हाई बाइंडिंग एनर्जी एंड लो बाइंडिंग एनर्जी, कि ये हमने बताना था कि वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है और स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी कैसे वो एक्सप्लेन करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद वी हैव एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। ये अगेन न्यूमेरिकल है और नीचे इसके फॉर्मूलाज गिवन हैं, तो आप पुट ऑन करके इसमें वैल्यूज़ यू कैन फाइंड द आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन 10 है हाउ डज एनर्जी इम्बैलेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स अफेक्ट अर्थ क्लाइमेट। अगेन अर्थ क्लाइमेट से आया हुआ है, कोई 3 क्वेश्चन तो अर्थ क्लाइमेट से आए हुए हैं। फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लॉ आया हुआ है और उसमें हमें बताना है कि वो
रिलेशन क्या है टेम्परेचर ऑफ अ स्टार के साथ उसका, और उसका फार्मूला भी लिखना था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, वाई द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज नियर द अर्थ सर्फेस। मैथमेटिकली शो करना है, फार्मूला से एक्सप्लेन करना है कि क्यों चेंज नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड्स एंड मॉडरेटर्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में आई हैड टोल्ड यू गाइज कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके यूज़ आए हुए। Then we have question number 12, which is calculate the average translational kinetic energy of gas molecule at a temperature of 47 degrees Celsius. फिर है what is meant by free oscillation, give any two of its examples, दो examples or definition. Then how does increasing the number of slits per unit affect the diffraction pattern, make a sketch. उसके बाद है distinguish between peak value and root mean square, RMS values of alternating voltage. फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ कैन वन इंक्रीज द फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट्स इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पे फाइनली आ जाता है वो कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल विच आई केप्ट ऑन मेंशनिंग अगेन एंड अगेन कि पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटर्स दोनों एक ही न्यूमेरिकल में दिए हुए होते हैं। और इसमें ये होता है कि पहले जो ये पैरेलल में जो दिए हुए हैं ना, पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इनका आंसर निकालना है। जब उसका आंसर आ जाए उसको आपने एक ही कैपेसिटर कंसिडर करना है और उसको भी सीरीज़ में बाकी दो के साथ कनेक्ट करके सीरीज़ की तरह सॉल्व करना है। आई थिंक इसका आंसर कुछ 8/9 या 9/8 ऐसा कुछ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट इट वॉज सम वॉट लाइक दिस। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रीफली डिस्क्राइब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिराइव द एक्सप्रेशन। और ये हम सबको पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है। सो इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे कन्फ्यूज थे इज़ द सिम्बल दे हैव यूज्ड, दे डिडंट यूज़ वी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्या पूछ रहे हैं, ये वी तो ये तो वी गिवन था, ये तो गलत सवाल ही गलत है ये वो। कई इस बुक में क्लियरली गिवन था कि या तो आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं या आप वी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स द सेम थिंग, आपने उसी तरह डिराइव करना था। बेशक इन्होंने पूछा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले डिराइव करनी थी, फिर उसके बाद ही आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। देन ऑन द अदर हैंड वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स आई टोल्ड यू गाइज दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट इन माई वीडियो अर्लियर। फिर हमारे पास क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑपोजिट में आया है डिटर्मिन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बाय यूजिंग अ ग्राफ, और है एक न्यूमेरिकल भी साथ दिया हुआ है बी पार्ट में। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर फॉर डायोड्स, हाफ एंड फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आया हुआ था। और उसके बाद हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सारे इंपॉर्टेंट से लॉन्ग आए हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अननेसेसरी दी हुई हो। लास्ट वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें भी एक साइड पे हाफ लाइफ दी है, डिराइव एंड शो द डिके ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सपोनेंशियल विद टाइम, हमें सारी डेरिवेशन करनी थी। और बी पार्ट में अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है व्हाट इज़ मेंट बाय ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार, फिर हमें बताना था उसका रिलेशन रेडियस और टेम्परेचर के साथ क्या है। और बी पार्ट में हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, वैल्यूज़ दी हुई थी, वो वैल्यूज़ हमें ल्यूमिनोसिटी वाले फार्मूला में पुट करनी थी, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी थी, ए के लिए बी के लिए। जहाँ पर रिलेटिव लिखा होना, रिलेटिव के लिए फिर ये करना होता है कि आपने उन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना होता है, या ए को बी से डिवाइड कर दें या बी को ए से डिवाइड कर दें। आंसर या तो आपके पास 1/4 आ रहा था या 4 आ रहा था, डिपेंड्स आपने किस चीज़ को किस पे डिवाइड किया है। अगर ए को बी पे किया है देन इट वाज 4 आई थिंक, और अगर बी को ए पे किया है देन इट इज़ 1/4। तो रिलेटिव जब भी लिखा हो आपने अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करके आपस में मतलब उनको डिवाइड करना है, उनका रिलेशन शो करना है। इट इज़ काइंड ऑफ अ रेशो। सो या दिस वॉज द कम्प्लीट पेपर थ्योरी का। अब हम आ जाते हैं पीबीए पे। अच्छा जी, ये है हमारे पास पीबीए। हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मेजर में से आए हुए थे। पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो 6 मार्क्स के थे, बाकी लास्ट 2 4 मार्क्स के थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय द पिच ऑफ स्क्रू गेज, एंड ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बार आया। इसमें हमें डेफिनेशन लिखनी थी। सेकंड हमारे पास है कैलकुलेट द लीस्ट काउंट इफ सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स एंड द पिच इज़ 1 मिलीमीटर। तो हमने पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर डिविजन्स होता है 1 डिवाइडेड बाय 100, 0.01 मिलीमीटर आंसर आ रहा था। देन वी हैव डायमीटर और वॉल्यूम फाइंड करना है। फार्मूलाज इन्होंने दिए हुए थे, हमारे पास आंसर्स आ रहे थे फ्रैक्शंस टू बी एडेड के जो एफ वाली वैल्यूज़ थी वो आ रही थी 0.3, 0.28 एंड 0.16। डायमीटर की हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 4.3, 5.28, 6.16। देन वी हैड वॉल्यूम में हमारे पास आंसर्स आ रहे थे 41.609, 77.034, 122.326। ये हमारे पास सारे वॉल्यूम्स की वैल्यूज़ थी। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें यहाँ पे एंटी नोड्स और नोड्स बताने थे। जो हमारे पास साइड्स पे हैं वो हमारे पास सारे
नोड्स हैं और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम पोजीशन पे हैं वो एंटी नोड्स हैं। हमारे पास 4 नोड्स थे और 3 एंटी नोड्स थे। तो ये सारी पोजीशंस पे नोड्स थे और अब ये वाली जो पोजीशंस हैं इन पे हमारे पास एंटी नोड्स थे। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिटर्मिन द वेवलेंथ की वैल्यू आ रही थी 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर। फिर हमें फिल इन करना था ये टेबल और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी व्हेन द मास इज़ 0.003 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको हमें SI यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करना था। जब सारे SI यूनिट्स में ना गिवन हो तो आंसर सेम आता है। आधे SI में हो आधे ना हो फिर प्रॉब्लम होती है। या तो सारे SI में होने चाहिए या फिर कोई भी SI में नहीं होना चाहिए, देन द आंसर इज करेक्ट। फॉर्मूला में इन्होंने 2 स्मॉल l दिया हुआ है, तो स्मॉल l हमेशा वो होता है कैपिटल L डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स। आपने इसमें कैपिटल L की जो 120 वैल्यू है वो पुट नहीं करनी थी, इसमें आपने L डिवाइडेड बाय नोड्स करके उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो पुट करनी थी फॉर्मूला में। तो आंसर्स आ रहे थे 45.64 एंड 51.03. Then we have what happens to frequency if the length is kept constant and tension is quadrupled. Quadrupled means 4 time increase. So f का जो relation है with t, that is f is directly proportional to the square root of t. तो जब 4 पुट करेंगे स्क्वायर रूट उसका 2 आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पोटेंशियोमीटर गिवन है और इसमें जो है ना आपने 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं वो बतानी थी। 1 और 4 नहीं, सिर्फ 1 2 4, मतलब 1 2 3 4 सबके बताने थे, 4 मार्क्स थे। सबसे पहला हमारे पास रियोस्टैट है, नंबर 2 पे हमारे पास जॉकी है, नंबर 3 पे गैल्वेनोमीटर, नंबर 4 पे हमारे पास बैटरी और EMF सोर्स भी आप कह सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रियोस्टैट, उसकी हमने पर्पस चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। देन वी हैव इफ़ E1 गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, E2 फाइंड करना है। तो हमें E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का फॉर्मूला यूज़ करके निकालना था और आंसर इसका 1.125 वोल्ट आ रहा है। अब हम साइड सेकंड पे आ जाते हैं, उसमें हमारे पास है एक टेबल गिवन है। टेबल में यहाँ पे हमें D की वैल्यूज़ दी हुई थी, हमें क्या फाइंड करना था 1/d²। अब 1/d² के साथ इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है आपने सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट नहीं करना था, डायरेक्टली वैल्यूज़ निकालनी थी। तो इसके आंसर्स आ रहे थे 0.000693, 0.000772, 0.000865 and then we have 0.001276. उसके बाद है विच फिनोमिनन इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने एक्सप्लेन करना था। देन वाई माइक्रो एम मीटर इज़ यूज, उसकी सेंसिटिविटी और उसकी मतलब प्रिसाइज, एक्यूरेट और इवन स्मॉल वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करने के लिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें डायरेक्शन बतानी थी। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते थे, ये डायरेक्शंस बन रही थी जो आई हैव ऑलरेडी शोड ऑन द पेपर। देन विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स, इट वॉज राइट हैंड रूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन्स टू द फील्ड स्ट्रेंथ इफ करंट बिकम स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी। क्वेश्चन 6 में हमारे पास आ जाता है टेबल है, टेबल को फिल इन करना है, मास को आपने केजी में कन्वर्ट करना था। वैसे तो यूज़ नहीं हो रहा था, ना भी करते तो खैर थी, इन्होंने केजी के हिसाब से ही दी हुए। सो आंसर्स हमारे पास इसके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या थे 24.5, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का यही आंसर था। थर्ड वाले का आंसर था 22.8। फिर हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ आ रही हैं 0.001225, 0.0049, 0.01026, 0.0196। ये सारी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। फिर हमारे पास लास्ट था ड्रॉ अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, लोड फोर्स एंड एक्सटेंशन एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था। सो या दिस वाज बेसिकली इट फॉर द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ थ्योरी पेपर और PBA का भी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और कितने गलत हैं। See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye and good luck for your upcoming bio PBA और जिनका bio नहीं है उनको good luck for your computer exam and chemistry PBA. So yeah, this was it. See you all in the next one. Allah Hafiz. Please remember me and my family in your prayers. Till next time, bye bye.